हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीई जनरल इलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट नंबर 1। सो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सो देयर आर 5 यूनिट्स इन टोटल। इस वाले वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे एंड अदर यूनिट्स अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहां एक देश का डिसीजन दूसरे देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स भी अफेक्ट होते हैं। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर होती है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। ये सब इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस का ही एक पार्ट है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक अंडर यूनिट नंबर 1, which is what is international relations। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब आप वर्ड्स को देख के ही समझ सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरनेशनल, इंटर का मतलब होता है कि बीच में, नेशनल मतलब कंट्रीज, तो इसका मतलब हो गया कंट्रीज के बीच। फिर रिलेशंस, रिलेशंस का मतलब होता है कोई रिश्ता या संबंध। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब हुआ अलग अलग देशों के बीच का संबंध या कनेक्शन, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज दोस्ती या दुश्मनी। जैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हैं, पर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स होती रहती है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। सेकेंड, ग्लोबल ट्रेड। जब इंडिया आईफोन्स इंपोर्ट करता है या फिर कोई और चीज़ इंपोर्ट करता है यूएस से या फिर चाइना से, सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक एस्पेक्ट है। थर्ड, क्रिकेट डिप्लोमेसी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, पर जब क्रिकेट सीरीज होती है तो दोनों देश के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है रिलेशन बिल्ड करने का। फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स। जब पेरिस एग्रीमेंट जैसे ग्लोबल एफर्ट्स बनते हैं क्लाइमेट चेंज फाइट करने के लिए, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट होता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, पॉलिटिकल रिलेशंस। कंट्रीज़ के बीच डिप्लोमेसी और वॉर का मैटर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। सेकेंड, इकोनॉमिक रिलेशंस। ट्रेड और बिजनेसेस, जैसे इंडिया का यूएई के साथ ऑयल इंपोर्ट करना। थर्ड, कल्चरल रिलेशंस। म्यूज़िक, मूवीज़ एंड एजुकेशन एक्सचेंज, जैसे के पॉप का इंडिया में पॉपुलर होना या इंडियन स्टूडेंट्स का फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना। ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें क्यों दूसरी कंट्रीज से रिलेशन रखने की ज़रूरत है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ को क्यों हमसे या अदर कंट्रीज से रिलेशंस रखने की ज़रूरत है? तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्लोबल अवेयरनेस। आज के टाइम में दुनिया इंटरकनेक्टेड है। एक देश का डिसीजन दूसरे देश को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड, करियर अपॉर्चुनिटीज़। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वाले लोग डिप्लोमेसी, जर्नलिज्म, पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे फील्ड्स में जा सकते हैं। थर्ड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉपरेशन किस तरह शेप होते हैं, या फिर जैसे कंट्रीज ट्रेड और बिजनेस करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लोग अलग अलग देशों की कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, और इससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडेमिक जैसे इश्यूज को मिलकर सॉल्व करना इजी होता है। या फिर देश एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हैं। इससे शांति और पीस हमारे कंट्री के अंदर डेवलप होता है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोचो, अगर हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे कंट्रीज़ के साथ में, तो वॉर होने की कोई चांस ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि हमारी कंट्री को किसी चीज़ की नीड हो, तो फिर जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग स्पेस। हाउ डू वी सेंस आवर प्लैनेट। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम अपनी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं कि एक देश दूसरे देश से अलग कैसे है,
बॉर्डर्स कहाँ से बनते हैं और दुनिया का स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थ को समझने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल व्यू। हम मैप्स और बॉर्डर्स के थ्रू दुनिया को देखते हैं, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर है और चाइना के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर है। सेकेंड इज पॉलिटिकल व्यू। हर कंट्री अपनी टेरिटरी और पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम कर रहा है। थर्ड, इकोनॉमिक व्यू। कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे इंडिया आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। फोर्थ, कल्चरल व्यू। डिफरेंट रीजन्स के लोगों की लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस अलग होते हैं, जैसे इंडिया और जापान के रिलेशंस फ्रेंडली है क्योंकि दोनों कल्चर स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल व्यू। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है जो हर कंट्री को अफेक्ट करता है, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सेंस आवर प्लैनेट? हमारी दुनिया मैप्स, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू समझी जा सकती है। गूगल मैप्स और जीपीएस से हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स, रिसोर्सेज और पावर डिफाइन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेज। जब नासा या इसरो अर्थ की फ़ोटोज़ कैप्चर करती है तो हमें समझ आता है कि कौन से एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या कौन से रीजन्स पॉल्यूशन से अफेक्टेड है। सेकेंड इज़ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स। जब हम देखते हैं कि आर्कटिक में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट का इशू है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेस और ज्योग्राफी का रोल। कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर अपनी स्ट्रेंथ्स बनाती है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक एग्जाम्पल है कि कैसे ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती है। आर्कटिक रीजन पर अब बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी क्लेम रख रही है क्योंकि वहाँ ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा रिजर्व है। अब हम लोग चलते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ वेज ऑफ नोइंग एंड बीइंग पीपल्स, हिस्ट्रीज एंड सिविलाइजेशन। बेसिकली लोग, उनकी हिस्ट्री और उनकी सभ्यता मतलब सिविलाइजेशंस भी इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करती है। हर देश की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है जो वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी हिस्ट्री और उनके कल्चरल रूट से जुड़ती है। आज हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे, पीपल्स, हिस्ट्रीज और सिविलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपल्स, लोग और उनका इम्पैक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर खुद लोग होते हैं। लोग ही एक देश का कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज डिफाइन करते हैं जो दुनिया के साथ उनके रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में पीपल का क्या रोल है? फर्स्ट इज सॉफ्ट पावर। जब एक कंट्री अपने मूवीज, म्यूजिक, लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू दूसरी कंट्रीज को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवीज का ग्लोबल इम्पैक्ट या K-pop और कोरियन ड्रामास का क्रेज दुनिया भर में बढ़ना। सेकेंड इज डायस्पोरा इन्फ्लुएंस। जब एक देश के लोग दूसरे देश में सेटल होते हैं तो वो दोनों देश के बीच रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन डायस्पोरा USA और UK में स्ट्रॉन्ग है जो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है। थर्ड, माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। जब लोग एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं तो वो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस ने यूरोप के पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। बेसिकली पीपल, जो लोग होते हैं एक देश के, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्रीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स सिर्फ करंट डिसीजंस पर नहीं बल्कि पास्ट के इवेंट्स पर भी डिपेंड करता है। कंट्रीज अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियल हिस्ट्रीज और वॉर्स की वजह से आज भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड या एनिमी जैसे बिहेव करती है। हिस्ट्री का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट है? फर्स्ट इज कॉलोनियल लेगेसी। जिन देशों पर कभी कॉलोनियल रूल रहा
उनका इंटरनेशनल स्टेटस और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर आज भी उससे अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और यूके के रिलेशंस आज भी हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकेंड, वॉर्स और अलायंसेस। पास्ट में जो अलायंसेस और वॉर्स हुई हैं वो आज भी कंट्रीज़ के रिलेशंस को डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और जापान पीसफुल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं क्योंकि उनका पास्ट अग्रेसिव था। थर्ड, पार्टीशन और बॉर्डर्स। कई कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उनकी बाउंड्रीज हिस्ट्री में रॉन्गली डिवाइड की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर इशू, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ, सिविलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर ग्लोबल इम्पैक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब है एक डेवलप्ड सोसाइटी जो अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आइडेंटिफाई होती है। हर सिविलाइजेशन का अपना यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है जो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रोल प्ले करती हैं, फर्स्ट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया और पाकिस्तान। ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। ट्रेड और अर्बन प्लानिंग में बहुत आगे थी। आज भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। सेकंड, चाइनीज़ सिविलाइजेशन। कॉन्फ्यूशनिज्म और डायनेस्टीज़ का इम्पैक्ट आज भी चाइना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फॉरेन पॉलिसी में दिखता है। थर्ड इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ईरान रीजन। ये दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम और गवर्नेंस डेवलप करने वाली सिविलाइजेशन थी। आज भी मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ऑयल डिप्लोमेसी इस रीजन की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। फोर्थ इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एडवांस थी। आज भी इजिप्ट की स्विस कैनाल इकोनॉमी और अरब अफ्रीकन रिलेशंस इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाती है। फिफ्थ इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोप एंड यूएसए। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट मोस्टली ग्रीक, रोमन और यूरोपियन रेनेसेंस से इंस्पायर्ड है। यूएसए और यूके जैसे देश डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का एक्सपोर्ट करके अपनी सॉफ्ट पावर बिल्ड करते हैं। सिविलाइजेशन का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रोल है? फर्स्ट इज कल्चरल आइडेंटिटी और डिप्लोमेसी। कंट्रीज अपनी हेरिटेज और ट्रेडिशंस को डिप्लोमेटिकली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का योगा और आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। सेकेंड, रिलीजियस और फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। कई बार कंट्रीज़ के रिलेशंस रिलीजन और फिलॉसफी के बेसिस पर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और जापान के बीच बुद्धिज़्म की वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। थर्ड, सिविलाइजेशन क्लैशेस। जब दो अलग सिविलाइजेशंस अपनी डोमिनेंस के लिए compete करती हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ कंक्लूजन। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड यूनिट के 3 टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। इंटरनेशनल रिलेशंस का मीनिंग, हम अपनी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं और कैसे पीपल्स, हिस्ट्रीज और सिविलाइजेशंस दुनिया के रिलेशंस को शेप करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या मिलिट्री अलायंसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ट्रेड, कल्चर, हिस्ट्री और पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी इसका हिस्सा हैं। दुनिया को समझने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और कल्चरल। हर देश का अपना अलग विजन होता है और पीपल एक देश की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं और सॉफ्ट पावर, डायस्पोरा और माइग्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्ट्री आईआर को शेप करता है क्योंकि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियलिज्म और वॉर्स आज के इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। सिविलाइजेशंस एक कंट्री की वैल्यूज़, फिलॉसफी और गवर्नेंस मॉडल को डिटरमाइन करते हैं जो उसके ग्लोबल इंटरैक्शंस में दिखता है।
सो बेसिकली अगर हमें आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना है तो हमें हिस्ट्री, कल्चर और लोगों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस एक डायनेमिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है ताकि हम फ्यूचर को समझ सके। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस GE। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई you as soon as possible. And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to my channel.